जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद है हमारे आज के खास मेहमान मेजर जनरल सुधाकर जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, जय हिंद। Thank you, Amber. It's always a pleasure and honor to connect with you through your channel, and all the very थैंक यू best. सर। You're doing a great job for the nation building. Proud of you. Keep it up. थैंक यू सर। सर, प्रधानमंत्री मोदी और फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन की जो बैठक है उसके पीछे कई सारे अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट भी है, रियल मनी जिसको कहना चाहिए, वेपन्स और जियोपॉलिटिक्स और कई सारा कुछ इससे निकल कर आ रहा है। फ्रांस आज इंडिया के जो हम कह सकते हैं कि इंडिया के लिए सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं बल्कि 11.75 बिलियन डॉलर का मेजर इन्वेस्टर बन चुका है। और ये बड़ा असर अनाउंसमेंट हुआ और इंडिया फ्रांस का जो एनुअल ट्रेड है वो 15 बिलियन डॉलर के करीब पहुंच चुका है। सर, बड़ी सारी चीजें हैं और साथ ही साथ डिफेंस फ्रंट पर भी कई सारे फास्ट पेस डेवलपमेंट नजर आ रहे हैं। सर, रफाल के बाद फ्रांस जो है अब भारत का पिनाका रॉकेट सिस्टम को भी कंसीडर कर रहा है और जो 120 किलोमीटर रेंज है उसके आगे बढ़कर उनको थोड़ा हायर रेंज जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें ये है कि हायर रेंज में वो ऑप्शंस इसके एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो सर, कई सारे इससे डेवलपमेंट निकल कर आ रहे हैं और सवाल ये है कि इंडिया फ्रांस ने इतना करीब हम आते हुए देख रहे हैं, क्या सिर्फ सर ये ट्रेड और डिफेंस का मामला है या फिर हम ये कहें कि जो ग्लोबल पावर इक्वेशन है वो बदलती जा रही है? सर, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे डेवलपमेंट को? अंबर, बहुत बहुत धन्यवाद वंस अगेन। आपने मेरे को आपके चैनल में इनवाइट किया। ये जो विजिट हो रहा है ये एक गोल्डन माइलस्टोन है। गोल्डन माइलस्टोन सिर्फ इंडिया फ्रांस के बीच में नहीं, मैं कहूंगा ये जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल चर्न चल रहा है इसके दौरान ट्रस्ट डेफिसिट इतने मात्रा में है, एक दूसरा देश जो है बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। यहाँ पे दो देश एक बार नहीं, दो बार नहीं, 4 बार पिछले 4 साल के अंदर उनका जो जो स्टेट हेड है, हमारा एग्जीक्यूटिव जो अथॉरिटी है, प्राइम मिनिस्टर साहब और उनकी प्रेसिडेंट आपस में 4 बार ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं। आप देखिए इतना कम। 2 साल पहले आए थे रिपब्लिक डे परेड, उससे 1 साल पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब गए थे उनका जो ब्रासिल परेड होता है उनका जो सेलिब्रेशन, उसके बाद अभी ये आए हैं, ठीक है नहीं। और एक बीच में एक और समिट हुआ था जिसमें हमारे प्रधानमंत्री साहब को उन्होंने बुलाया था, एआई समिट फ्रांस में, पेरिस में हुआ था। मैक्रोन साहब खुद नरेंद्र मोदी साहब लास्ट ईयर फ्रांस ने उसको इंडिया ने को होस्ट किया था सर। इंडिया ठीक है, को और उनसे बुलवाया उन्होंने। मतलब ये देखो, ये जो अभी जो बॉन्डिंग हो रहा है, जियोपॉलिटिकल मैट्रिक्स को आप देखेंगे, एक सुपर पावर का हालत क्या है। वो चलो यूरोपियन यूनियन एफटीए हो गया, वो तो भागेगी, वो तो पीछे जाए। फोमो बोलते हैं ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। मैं तो कहता हूँ फियर ऑफ बीइंग लेफ्ट आउट बोलते हैं ना, एलो, फॉलो। सो वो हो जाता, फियर ऑफ लेफ्ट आउट जो था वो एक फैक्टर था जिसकी वजह से अमेरिका हिंदुस्तान के साथ, क्या अभी भी काफी सारे गैप्स हैं वो डील में। अभी धीरे धीरे तो इंटरिम ट्रेड डील चल रहा है अमेरिका के। लेकिन सबसे पहले हम आते हैं, ये जो विजिट है इसका क्या है, केंद्र बिंदु क्या है। केंद्र बिंदु से हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद अलग अलग पहलुओं को हम धीरे धीरे कवर करेंगे। केंद्र बिंदु ये है डिफेंस, टेक्नोलॉजी, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ये 3 चीजें आपको समझना पड़ेगा। अभी ये तीनों के पीछे एक फैक्टर ऑफ कॉमनैलिटी है दोनों देश के बीच में। और दोनों देश का क्या है फैक्टर ऑफ कॉमनैलिटी? ट्रेडिशनल, हिस्टोरिक, लेगेसी, वैल्यू सिस्टम। वो क्या है वैल्यू सिस्टम? वो वैल्यू सिस्टम है, फ्रांस एक ऐसा देश है यूरोप में, मैं कहूंगा अकेला एक देश है जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को अपना रखा है। उनका खून जब नस में उनका बहता है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। आप कोई भी फ्रांस के व्यक्ति, आप तो घूमे हैं विश्व में बहुत सारे जगह, फ्रांस के भी कोई दोस्त होंगे आपके, इनकी बात करने का लिहाजा, उसका जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज, ये कभी नहीं झुकेंगे। वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और हिंदुस्तान का जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, चाहे कितने भी दबाव डाल दो हिंदुस्तान का स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को, आप टेम्पररी उसको बेंड कर सकते हैं लेकिन परमानेंटली नहीं कर पाएंगे। हिंदुस्तान वो करेगा जो उसकी नेशनल इंटरेस्ट और लोगों की चाहत है। 1.45 बिलियन पॉपुलेशन इज नॉट अ स्मॉल दिस थिंग।
और इसका पॉपुलेशन क्या है, 7 करोड़ या ऐसा ही। आज जर्मन का सबसे ज्यादा है 8 पॉइंट सम करोड़, इसका 6 पॉइंट समथिंग 7 करोड़ पॉपुलेशन है, ठीक है ना। सो ये देखना पड़ेगा। और फ्रांस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट आफ्टर द पोर्टुगीज, if I respect my memory, France is one of the oldest colonies to have come into India. ये ईस्ट इंडिया कंपनी आने से पहले फ्रांस वाले वो ऑलरेडी घुस चुके थे। आज वो इसलिए गया ना, उनका पहला जो था वहां पे ही वेंट फॉर ए जॉग एंड पेड रिस्पेक्ट टू मुंबई जो गेटवे है। एनीवे, विदाउट डाइग्रेसिंग, ये जो 3 चीजों का मैंने बताया, जिगर क्या प्लस स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, इसके पीछे आप ये देखिएगा बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड ये है कि मेक इन इंडिया ये कब अनाउंस किया गया। हम अपना देश की तरफ से सोचते हैं और इसको कवर करते हैं। ये जो मेगा डील हो रहा है, आप तो 15 बिलियन या 8 बिलियन में क्या अटक गया है। मैं तो कह रहा हूं रफाल का जो है, सिर्फ रफाल का जो डील है $35 बिलियन, ठीक है ना। 114 पे मत रुकिए, अगर धीरे धीरे ओपन सोर्स में आ जाना चाहिए। वो तो अलग अलग है, वो इन्वेस्टमेंट प्लस ट्रेड प्लस डिफेंस, ये मिला लेंगे, टोटल कर लेंगे तो सर बहुत ज्यादा हो जाएगा। आप देखिए, आप 114 पे रुकिएगा मत। कुछ ही दिन पहले या 1 साल पहले नेवी के लिए आपने 26 लिया था, एयरफोर्स के लिए 36 लिया, कितने हो गए 62, ठीक है नहीं। साइन बेशक अभी हुआ होगा, लेकिन ये 62 का हिसाब मत भूलिएगा। उसके बाद नेवी का अलग से डिमांड आ रहा है कि उनको 36 और चाहिए, तो 114 और सॉरी 114 प्लस 31 और रफाल चाहिए, मरीन वेराइटी। अब तो सिर्फ पिनाका भी उनको चाहिए। करेक्ट। हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। एक एयरक्राफ्ट कैरियर का जो मिग 29 है वो फेज आउट, उसका कोई कारण है। लोग काफी आपका इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में काफी डिसइंफॉर्मेशन, मिसइंफॉर्मेशन और मैल इन्फॉर्मेशन वो चलते रहता है। इसमें कुछ अमेरिकन व्यू पॉइंट है, कुछ यूरोपियन व्यू पॉइंट, कुछ चाइनीज व्यू पॉइंट। पाकिस्तान तो बाहर है, राफेल गिरे या ना गिरे वो उन्होंने 6 गिरा दिया, ठीक है नहीं। सो इसीलिए इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमारा हिंदुस्तान के पास एग्जैक्ट फिगर मेरे को पता नहीं है ना, अगर मालूम है मैं भी नहीं बोलूंगा, ठीक है। ओपन सोर्स में 600 के करीब फाइटर जेट हिंदुस्तान का माना जाता है ओपन सोर्स में। और हमारा कभी 80s 90s में जब वो स्टडी टीम में कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस हुआ था, तब देखा गया था 2 फ्रंट वॉर के लिए, बल्कि मैं कहूंगा ये 3 फ्रंट, एक्चुअली तीसरा फ्रंट उन्होंने भूल गया, ठीक है नहीं। 3 फ्रंट वॉर के लिए हमें 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है। अब 3 फ्रंट क्या है, आप देखेंगे कि 20 आपका वेस्टर्न फ्रंट, 20 आपका नॉर्दर्न फ्रंट, 40 हो गया। 2 फ्रंट जो है आपका इंडियन ओशन रीजन का, तब थ्रेट सामने पेश नहीं हुआ था। 42 फ्रंट, 42 स्क्वाड्रन का जरूरत। एक स्क्वाड्रन में 16 एयरक्राफ्ट होते हैं, 2 ट्रेनिंग के लिए रखा जाता है, टोटल 18, ठीक है नहीं। आज के दिन में हो क्या रहा है कि हमारा मिग 21 का जो लास्ट स्क्वाड्रन था वो फेज आउट हो गया। कब? 2025 को। 2027-28 को जो मिग 29 के जो वैरायटी है ये फेज आउट हो जाएंगे। जो उसका यूएस यूजी वैरायटी होता है वो फेज आउट हो जाएगा। उसके बाद आपका मिराज और ये आ जाएंगे जागुआर, वो जो वैरायटी 2030 तक फेज आउट हो जाएंगे। ये करते करते अगर आप देखेंगे, और इसको आप तुलना करना है कि हमारे जो दुश्मन है पाकिस्तान है और चाइना है, वो क्या अभी चाइना ने पाकिस्तान को उधर J-15 बनाने के लिए, जिसको थंडर बोलते हैं, पाकिस्तान में वो डेवलप करने के लिए मदद कर रहा है, प्लस J-10C इसका, प्लस J-35 का भी काफी बातचीत चल रही है ओपन सोर्स में। उसका एक स्क्वाड्रन 40 के करीब एयरक्राफ्ट देने का उन्होंने वादा कर रखा है। प्लस बांग्लादेश का फ्रंट में आप देखिए, उन्होंने डायरेक्ट बात शुरू कर दिया है चाइना के साथ। J-10C जो है 4.5 जनरेशन वाला है, और J-15 जो थंडर है ये 4 जनरेशन के बराबर है। जो J-20 है, J-20 इसको आप 5th जनरेशन आप कह सकते हैं, और ये J-F-35 जो है उसका F-35 के बराबर उसको मानते हैं। लेकिन जो J-20 अमेरिका का F-20 के राफ्टर वैरायटी के साथ कंपेरेबल है, लेकिन टेक्नोलॉजिकली काफी इंफीरियर है। चाइना में यह सक्सेसफुली ट्रायल नहीं हुआ है। तो ऐसा माहौल को अगर आप देखते हैं, 50 स्क्वाड्रन है चाइना के पास, 25 के करीब स्क्वाड्रन है
किसके पास? पाकिस्तान के पास। दोनों को अगर मिला देते हैं, क्योंकि दोनों का तो ऑलरेडी कोलैबोरेशन स्टार्ट हो गया है कि नहीं? यूनाइटेड फ्रंट हो गया है, सिंगल फ्रंट हो गया है। तो 75 स्क्वाड्रन के बराबर आपके पास कम से कम मैचिंग कैपेबिलिटी होना चाहिए। ऊपर बांग्लादेश के पास ज्यादा कितना आज के दिन में 53 या 54 फाइटर जेट है, ज्यादातर F7 के सीरीज के वाले। F7 जो है ये चाइनीज नेम है, और उसका बराबर होता है MiG-21। MiG-21 इज ऑलरेडी एन ऑब्सोलीट एयरक्राफ्ट, इसलिए वो भाग के मतलब साम दाम दंड भेद करके अपना एरियल फ्लीट को वो बढ़ाना चाहते हैं। ये बैकड्रॉप के साथ हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है। हमारा जो तेजस वाला है, ये आपका GE-414 और 404 जो यूएस की जो कंपनी है उन्होंने वादा किया था, इट इज ऑलरेडी बिहाइंड शेड्यूल बाय मोर देन 2 years नाउ। क्योंकि ये बिहाइंड शेड्यूल है, आने वाले समय में इनके ऊपर आप डिपेंड नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए हिंदुस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं है। बल्कि सब पूछते हैं, आप अगर जाएंगे ट्विटर एक्स में जाएंगे, सब बात कर रहे हैं ये हिंदुस्तान पैसा नुकसान कर रहा है, ये कर रहा है। चाइना इज टॉकिंग अबाउट 6th जनरेशन, अमेरिका F-35 कभी देगा नहीं, वो भी आपका 5th 6th जनरेशन के बाद चल रही है। पाकिस्तान के पास इतना है, ये तो वेस्ट ऑफ मनी है। नो, इट इज नॉट वेस्ट ऑफ मनी, इट इज अ थॉट थ्रू and bottom line requirement of Indian Air Force. This is a 4.5 generation। इसका जो कैपेबिलिटी है, वो कैपेबिलिटी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान काफी बढ़ चढ़कर साबित हुआ है। और ये ऐसा एयरक्राफ्ट है, मोर देन द एयरक्राफ्ट, उसमें जो प्रोजेक्टाइल्स है, मिसाइल है, वो मिसाइल आप मेट्योर की बात करिए, आपको ध्यान अगर होगा जो बालाकोट ऑपरेशन हुआ था, मेट्योर मिसाइल के जरिए से अंदर जाके स्पाइस और मेट्योर, शायद वो मिसाइल के जरिए से, उसमें टर्मिनल गाइडेंस है, मिड कोर्स करेक्शन होता है, और आपका लॉक इन फेज इनिशियल डाटा उसमें जाके ये कर सकते हैं, और ये सैटेलाइट बेस्ड है। ये चीज हो रहा है। लेकिन इससे ज्यादा बढ़ के आज के दिन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है, ठीक है ना? उन्होंने 45 to 50% ऑलरेडी कमिट कर चुके हैं कि इसका वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी में ये करेंगे। तीसरा चीज है मेक इन इंडिया, हिंदुस्तान के अंदर ये बनेगा। कुछ स्क्वाड्रन छोड़ के कपल ऑफ एयरक्राफ्ट, बाकी सारे यहीं पे बनेंगे, ताकि हमारे लोगों को फायदा होना चाहिए, हमारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को फायदा, टेक्निकल नोआ होना चाहिए। और तीसरा चीज ये है कि सिर्फ ये एयरक्राफ्ट नहीं है, इसके अलावा एक हेलीकॉप्टर जो H-215 बोलते हैं, 125 हेलीकॉप्टर, और असेंबली लाइन का उसकी ऑलरेडी प्रिपरेशन शुरू हो चुकी है। कहाँ? बेंगलुरु में। और ये जो रफाल वाला जो है, मेन चीज हवाई जहाज का होता है, एक तो एरोस्पेस इंजन और दूसरा होता है फ्यूसलाज। फ्यूसलाज तैयारी करने में टाइम लगता है, और उसके जो स्पेयर पार्ट्स और जो उसकी जो इकोसिस्टम है, इसको एस्टेब्लिश करने में बहुत है। वो हैदराबाद में ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है। C-17 का फ्यूसलाज यहाँ बनता है, 130, ये भी रफाल का भी काम ऑलरेडी शुरू हो गया है। सो मच सो, सम टोटल ऑफ ऑल दिस इज दैट कंप्लीट रफाल का अगर आप देखेंगे ब्रॉडर और बड़ी पिक्चर अगर देखते हैं, लगता है जैसे कि पूरा रफाल का जो इकोसिस्टम फ्रांस में है, हिंदुस्तान पूरे के पूरे खरीद के अपने देश में ले आया है। ये इसके साथ ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल, कोई इसमें हेराफेरी होने का कोई मतलब मौका ही नहीं है। मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट के नीचे ये आ रहा है हिंदुस्तान में बनने के लिए, और फर्स्ट टाइम के लिए ये सबसे बड़ी चीज, इंपॉर्टेंट चीज है। फर्स्ट टाइम के लिए रफाल मैन्युफैक्चरिंग बेस जो है आउटसाइड फ्रांस होने जा रहा है, वो है हिंदुस्तान में। तो इससे बढ़कर और क्या क्रेडिबिलिटी आप पूछ रहे हैं? सफरान इंजन का जो बनाने के लिए जो इंडस्ट्रियल बेस है, वो काम ऑलरेडी समझौता शुरू हो गया था, काफी दिनों से बातचीत हो रही थी। वो यहाँ पे जो एरोस्पेस इंजन हमें नहीं मिल रहा है, वो एरोस्पेस इंजन में वो मदद करेंगे। बाकी आता है एस कोड की बात करते हैं लोग। यस, एस कोड के लिए कोई देश देगा नहीं, और इनके साथ ऐसा बातचीत चला। एस कोड क्यों लेते हैं? एस कोड को लेने से क्या होता है, जो ये हवाई जहाज है, हवाई जहाज में फ्रांस के जो मिसाइल डेवलप हुए हैं, जिसको हम खरीद के इस्तेमाल किए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, सिर्फ वही मिसाइल लगाए जा सकते हैं। जब तक वो कोड नहीं देंगे, तब तक आपके देश की जो, जैसे ब्रह्मोस बना रहे हो, ब्रह्मोस को फिट करने के लिए आपको कोड जानकारी होना निहायत आवश्यक है। तब जाके आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं नए एरियल प्लेटफॉर्म के साथ। तो उन्होंने कोड का तो वादा किया नहीं है मेरे समझ के मुताबिक, जितना मैंने रिसर्च किया, लेकिन उन्होंने ये कहा है आपका देश का जो मिसाइल सिस्टम है उसको विल हेल्प यू टू इंटीग्रेट विद द मेन एरियल प्लेटफॉर्म। इससे बड़ा और क्या चीज है? वो तो एस कोड से ज्यादा चीज बता रहे हैं वो।
तो एक 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 जो रैपो बिल्डिंग है दोनों देश के बीच में, ये बहुत गहरा एक डीपनिंग ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रांस एंड इंडिया के बीच में हो रहा है। ये बहुत आगे तक जाने का बहुत उम्मीद है। और क्या क्या पहलू है ये भी थोड़ा देख लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज है, आज तक मेरे विचार और नॉलेज के मुताबिक अंबर, मैं अगर देखता हूं मेरा 38 साल के फौज में, उससे पहले 9 साल के ट्रेनिंग में, कभी मैंने सुना नहीं है हिंदुस्तान के साथ कोई देश रेसिप्रोकल ऑफिसर्स पोस्टिंग, यानी कि फ्रांस के ऑफिसर्स आएंगे, जैसे 2 साल 2.5 साल पोस्टिंग होता है, हिंदुस्तान के ऑफिसर्स को रेसिप्रोकल पोस्टिंग, कोई जैसे चाइना पाकिस्तान के बीच में हो रहा है, काफी 2-3 साल हो गया उनका, तो इसी तरह फ्रांस और इंडिया के साथ ये बहुत ही अनोखा किस्म का एक टर्न ऑफ इवेंट है, वेरी मेजर माइलस्टोन, लोग समझ नहीं पाएंगे ये ऑफिस। दूसरा है वो तो टेक्नोलॉजी द ट्रांसफर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए जो इनोवेशन एक उन्होंने थीम रखा है, ये जो है ना लॉन्ग टर्म जो डीपनिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक टाइज, उसमें इनोवेशन 2047 का एक थीम है, उसको मद्देनजर रख के उसको कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है वो करने जा रहे हैं। प्लस एक ये हो रहा है कि एक्सपैंडिंग इंडस्ट्रियल कोलाबोरेशन और आत्मनिर्भर, रफाल का जो एयरक्राफ्ट हम बनाने जा रहे हैं हिंदुस्तान में, ये हमारा आत्मनिर्भर भारत को ये बहुत हेल्प करेगा, आगे की तरह ले चलेगा। इससे क्या हो रहा है बड़ी पिक्चर में, क्या है ग्लोबल लेवल पे, एक रीजनल लेवल, एक लोकल नेशनल लेवल पे इम्पैक्ट कैसे हो रहा है, जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक्स, जियो टेक्नोलॉजी, जियो स्ट्रेटेजी, ये सारे पहलुओं को अगर आप जोड़ के देखेंगे बड़ी पिक्चर में ये निकल के उभर के आ रहा है कि देयर इज अ शिफ्टिंग ऑफ पावर बैलेंस। ये शिफ्टिंग ऑफ पावर बैलेंस किसके बीच में, अभी तक हम कोल्ड वॉर 1.0 में ये बात कर रहे थे कि बाइपोलर वर्ल्ड, अमेरिका और सोवियत यूनियन। कोल्ड वॉर 1.0 के बाद 2 स्टार्ट हो गया, मेरे विचार के मुताबिक डिसइंटीग्रेशन ऑफ रशिया जब से हुई है तब से कोल्ड वॉर 2.0 स्टार्ट हो गया 91 के बाद, है कि नहीं। अभी आप लड़ाई जो रूसो यूक्रेन की लड़ाई चल रही है वो अलग पहलू है, मिडिल ईस्ट में जो चल रहा है वो अलग है कहानी, ठीक है ना। जो हिंदुस्तान का जो ऑपरेशन सिंदूर है, हम सारे हमारे जो आलोचना या डिस्कशन है इसको हम हमारा हिंदुस्तान की नेशनल इंटरेस्ट को मद्देनजर के करेंगे, लेकिन ग्लोबल लेवल पे इंपैक्ट ये हो रहा है कि जियोपॉलिटिकल चर्न, मैं खुद ही जगह जगह बाहर विदेश में भी जाके लेक्चर दिया हूँ, अपना इंडियन डायस्पोरा को लेक्चर दिया हूँ, इमीडिएट नेबरहुड जब सर्विस में था तब भी जाके मैं लोगों को बताया हूँ कि जियोपॉलिटिकल जो डायनेमिक्स है वो इट इज अंडरगोइंग चेंज फ्रॉम बाइपोलैरिटी टू यूनिपोलैरिटी। यूनिपोलैरिटी धीरे 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 उनको ढीलापन दिखने में मिला, क्योंकि अमेरिका जहां जहां कदम रखा वहां पे कोई सुपर पावर की एक सिग्नेचर होता है वो दिखा नहीं पाए, कहीं से जीत के नहीं आए हैं, मार खा के आए हैं, हार के आए हैं, उनका बूट्स ऑन ग्राउंड बॉडी बैक्स वहां से गया है, खर्चा खूब मात्रा में हुआ है। अफगानिस्तान एलोन आप देखिए, जब उनका हुआ था 20 साल का जो था ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, कितने खर्चे किए थे, $8 ट्रिलियन खर्चा हुआ है टोटल। अफगानिस्तान एलोन इटसेल्फ वाज कॉस्टिंग $2.69 ट्रिलियन, ठीक है ना। और बॉडी बैग कितने किया, 2700 से ज्यादा बॉडी बैग। और आखिर में कब हुआ, अहमदाबाद में मिलता है ओसामा बिन लादेन, जिसको ढूंढ रहे थे कहा, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान छुपा के रखा था, डबल गेम खेल रहा था, और वही तालिबान उन्हीं के साथ एग्रीमेंट करके उनको अपीस करने के लिए बलोच लिबरेशन जो आर्मी है उनको उन्होंने फ्रीडम फाइटर बोला था। 2012 को कांग्रेस ने अप्रूव किया है, 2019 को फिर एक बिल उन्होंने पास किया कि नहीं नहीं वो टेररिस्ट है। क्यों डिक्लेयर किया, क्योंकि पाकिस्तान को अपीस करना था। क्यों पाकिस्तान को अपीस करना था, क्योंकि वो तालिबान के खिलाफ अगर वो उनको सपोर्ट नहीं करेंगे अमेरिका को, तो उनका जो विड्रॉल है वो स्मूथ नहीं हो पाएगा। तो ये एक ग्लोबल लेवल पे ये जियोपॉलिटिकल चर्न, अभी जो टैरिफ चला है, हालांकि लोग कहते हैं टैको ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट, लेकिन हर कोई भी कदम वो बेवकूफ नहीं है, वो कर रहा है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, क्योंकि अमेरिका अभी ग्रेट नहीं है तो उसको ग्रेट बनाने की कोशिश में ये सारे कदम उठा रहे हैं। एक इकोनॉमिक फ्रंट है, एक डिफेंस का फ्रंट है, एक डोमिनेंस का फ्रंट है, इसलिए मॉनरो डॉक्ट्रिन आ गया, उसका बैकयार्ड में आके चाइना घुस गया है। चाइना, रशिया, ईरान, हमाज, हिजबुल्लाह, नेमती, अभी वो बात कर रहा क्यूबा की वो कैप्चर करना, ऑक्यूपाई करना चाह रहा है। क्यों, उनके इंटेलिजेंस के मुताबिक क्यूबा में आपके हमाज भी हैं, हिजबुल्लाह भी हैं,
वो ऐसा देश है, उसका पेट्रोल सारे फॉसिल फ्यूल बंद हो गया, सब मेक्सिको देता था, वेनेजुएला से जाता था, पूरा बंद कर दिया है सैंक्शन करके। लाइट नहीं है, हॉस्पिटल में बिजली है ही नहीं, स्कूल कॉलेजेस मेडिकल गाड़ियां उनका बंद हो गया है, गार्बेज पिकअप का जो व्हीकल होता है वो नहीं मूव हो रहे हैं। पॉवर्टी परसेंटेज आप देखेंगे पूरा देश का हालत खराब हो रखा है। ये एक ऐसा देश है, करीब करीब 4000 छोटे छोटे द्वीप होते हैं, 4115 के आसपास है द्वीप है। लेकिन इस पे ये नहीं कि अमेरिका इससे पहले उन्होंने इंटरवीन नहीं किया है। उनका एक एग्रीमेंट हुआ था 1903, उसको बोलते हैं प्लाट एग्रीमेंट, PLATT एग्रीमेंट, प्लाट एग्रीमेंट। उस एग्रीमेंट के मुताबिक अमेरिका ने एक क्लॉज को रिटेन किया था कि जब भी मर्जी, जब उनको चाहिए तब वो इंटरवीन कर सकते हैं क्यूबा के अंदर, ठीक है ना। सो वो फिजल आउट हो गया 1903 को स्टार्ट हुआ, 1937 को शायद ये इट गॉट दिस थिंग कैंसल्ड आउट। उसके बाद जो क्यूबा 1959 में फिडल कास्ट्रो आए, उसके बाद कम्युनिस्ट रूल हुआ है, बीच में उन्होंने गुंटाबाओ जो उनका एक प्रिजन है वहां पे अभी भी मौजूद है उधर। तो वो चाह रहे हैं कि ये जो रशिया चाइना और ईरान के जो नुमाइंदे वहां पे छुपे हुए हैं, उनकी प्रेजेंस है, ईव्स ड्रॉपिंग, इतने सारे छोटे छोटे आइलैंड हैं, अमेरिका के इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक उधर ईव ड्रॉपिंग का चाइना ने बड़ा अच्छा सैटेलाइट का मदद लेते हुए ईव ड्रॉपिंग कर रहा है, कहां, अमेरिका के अंदर, ठीक है। इसी तरह रशिया तो इनके साथ एक डिफेंस पीस एग्रीमेंट कर डाला था मार्च 2025 को, जब डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए 2.0 में, उन्होंने हाँ ना करते करते टॉमहॉक मिसाइल को रिलीज कर दिया, सैंक्शन हो गया कहां, यूक्रेन के लिए। तो रशिया बोला अगर इस तरह आप शांति करना चाहते हो, हमारे पास कोई उपाय नहीं है। चंद एक दिनों के अंदर क्यूबा के साथ एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस टाई हो गया, उसका नाम है डिफेंस पीस एग्रीमेंट। उसमें तहत एक सेंट्रल थीम है कि क्यूबा विल प्रोवाइड एनेबल डिप्लॉयमेंट ऑफ ऑफेंसिव वेपन्स ऑन द सॉइल ऑफ क्यूबा। किसको, रशिया को। और थोड़े दिन के बाद रशियन नेवल फ्लीट जो है आके देखने मिले क्यूबन वाटर में, जैसे 1962 का आपका क्यूबन क्राइसिस हुआ था। क्यूबन वाटर और कैरिबियन के बीच में ज्यादा अंतर नहीं है, ये चीज इधर हो रहा है। वहां पे आपका कोलंबिया से जा रहा है ड्रग्स, फेंटेनाइल, ठीक है ना, और इधर जो है ड्रग्स तो नहीं, वो कोकेन जाता था, 250 टन कोकेन एक साल में। एक ये का दाम है 25 बिलियन, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कौन करता था ये, ईरान का IRGC इज प्रेजेंट इन वेनेजुएला। तो किसको डर नहीं लगेगा, हालांकि दूर है 4500 किलोमीटर उनका नियरेस्ट पॉइंट फ्रॉम द बॉर्डर, बट जो देश एक माहौल, एक वातावरण जिसका था कि कंप्लीट अमेरिका, मनरो डॉक्ट्रिन जिसको बोलते हैं, जिसके तहत अपना डोमिनेंस को स्प्रेड करके रखा था, अपना डॉलर का डोमिनेंस 86% से नीचे हो गया था 54% ड्यूरिंग पैंडेमिक। इकोनॉमिस्ट कहता है कि 54 से अगर नीचे होता है, लेस देन 50%, आप मान के चलो ये देश जो है कभी बाउंस बैक नहीं कर सकता टू अ सुपर पावर। और कोई भी सुपर पावर एज पर द थ्यूसिडाइड कॉन्सेप्ट will not like to lose the supremacy and the authority। तो वही कहानी हो गया है ये जियोपॉलिटिकल जंग। अभी टैरिफ क्यों कर रहे हैं, टैरिफ इसलिए कर रहे हैं कि आज के दिन में उनका 38 ट्रिलियन US$ का डेट चल रहा है। सर्विस इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए, सर्विस करने के लिए आपको 1 ट्रिलियन की जरूरत है, देश को चलाने के लिए 6 ट्रिलियन US$ का रिक्वायरमेंट, रेवेन्यू जनरेट हो रहा 4 ट्रिलियन, आपका इधर 2 ट्रिलियन की डेफिसिट चल रहा है, उधर रिक्वायरमेंट 1 ट्रिलियन की जरूरत है। इसलिए उन्होंने जो सरकारी संस्था, चाहे डिप्लोमेट हो, कमिश्नर हो, जहां जहां पे भी है, उनको एक अनदेखी, अनकही और अनरिटन लॉ जो है डायरेक्शन दिया गया है, जहां जहां पे आपको डिफेंस इंडस्ट्री का प्रोडक्ट का मार्केट मिल सकता है, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, क्योंकि वो मार्केट 2.1 to 2.6 ट्रिलियन या उससे ज्यादा मार्केट आज के, जहां पे आपको ऑयल मिल सकता है, जैसे सीरिया फॉर एग्जांपल। नहीं तो क्यों एक अलकायदा आईसिस का जो लीडर है, सबसे बेस्ट एंड हैंडसम प्रेसिडेंट, हालांकि इज स्टार्टेड डूइंग अ गुड जॉब आई वुड से, तो वहां पे भी तेल का ये है। पाकिस्तान के साथ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बलूचिस्तान में उसको रेयर अर्थ एलिमेंट, $6 ट्रिलियन वर्थ ऑफ डॉलर का रेयर अर्थ एलिमेंट। ईरान के पीछे क्यों पड़े हैं, तेल, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आज के दिन में वही यूएसए 2007 को उन्होंने प्रेशर डालना शुरू किया हिंदुस्तान के खिलाफ कि ईरान से तेल लेना बंद करिए। प्रेशर डाल के 2007 हमारा टोटल परसेंटेज होता था ईरान से उस समय 17%। बाय 2017 ये 17% कम हो के 0 हो गया।
अभी रशिया का हमने स्टार्ट किया था 1.6 के करीब करीब परसेंटेज ऑफ टोटल देश का जो तेल, हिंदुस्तान का तेल जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, उसका परसेंटेज 87.7%। कोई कोई जगह आपको 85% मिलेगा, लेकिन एक्यूरेट फिगर मैं बता रहा हूं 86.7 to 87.7%। और एवरी ईयर ऑन ईयर आपको 8.6% से ज्यादा बढ़ते जाता है। मार्केट बढ़ रहा है, इकोनॉमी बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रही है, तो तेल की रिक्वायरमेंट चाहिए, एनर्जी सिक्योरिटी। तो 2022 को हमारा 1.6% रशिया का था। पीक पीरियड विथ रशिया वाज 41% इन सितंबर 2024, and because of pressure by USA it came down in September 2025, came down to 31%। अभी दिसंबर 2025 तक it is down to 25%। मेरा एक्सट्रापोलेशन कह रहा है कि it is down to 20 to 21%। क्यों? यूएसए कह रहा है कि आप वेनेजुएला से ऑयल खरीद लीजिए। तो ये जो एक प्रेशर है, कोएर्शन का जो टैक्टिक्स है, डोमिनेंस का जो विचार है। कल परसों रुबेरो वाज गिविंग अ टॉक इन म्यूनिक। वो टॉक का क्या है, पहलू क्या है? रिलीजन और डोमिनेंस, यानी कि इंपेरियलिज्म, जो 20th और 19th और 20th सेंचुरी में जो इंपेयर कॉलोनियल, व्हाट इज इंपेरियलिज्म? इंपेरियलिज्म इज टू पुट प्रेशर एंड इन्फ्लुएंस ऑन स्मॉल कंट्रीज इकोनॉमिकली, मिलिटरीली, डिप्लोमेटिकली, सो दैट यू मेक देम डिपेंडेंट ऑन यू। दैट इज व्हाट इंपेरियलिज्म इज। उनका पूरा लेक्चर का पहलू क्या है? मल्टीपोलैरिटी। वो कह रहा भाड़ में जाओ, वो अभी भी सुपर पावर रहना चाहते हैं। और वो कह रहे हैं कि यूरोप एंड अमेरिका वो एक ही, दे आर द स्टॉक ऑफ सेम बर्ड्स ऑफ सेम स्टॉक। दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग बोथ द कंपोनेंट्स टुगेदर। कि जो डैमेज होना था हो गया, टैरिफ टूरिफ। बस डोनाल्ड ट्रंप को वो एक इंटेलेक्चुअल फाइनेंस देना चाहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप का जो एक आई वुड से ब्रेजन काइंड ऑफ बिहेवियर, अनलाइक अ प्रेसिडेंट ऑफ अ सुपर पावर। ठीक है ना? सो ही इज गिविंग इंटेलेक्चुअल फिनिश टू हिज आर्टिकुलेशन। और इसी के बीच में कभी क्यूबा, अभी मेक्सिको नहीं स्टार्ट हुआ है, क्यूबा का होएगा, पीछे पड़ा है। ग्रीनलैंड अभी भी बीच बीच में बिलबिला करता है, ग्रीनलैंड देंगे। यूरोपियन सारे डरे हुए हैं। तो ऐसा हालत में एक देश है यूरोप के अंदर, वो है फ्रांस, जो अपना सर को जो है ना सीना ताड़ के पूरा एकदम ऊपर करके कह रहा है कि विल नॉट कंप्रोमाइज आवर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। यूरोप को हमें एक, वो कह रहे हैं, मैक्रोन साहब का स्पीच सुनेंगे, बहुत जबरदस्त है। वो कह रहे यूरोपियन यूनियन एंड यूके सब मिलके उनको एक जियोपॉलिटिकल पावर बनना है। आज के दिन में जियोपॉलिटिकल पावर नहीं है, इकोनॉमिक पावर है। एक जियोपॉलिटिकल पावर, उसके साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर को बढ़ाना है, सबको मिलजुल के। हो सकता है कि कोल्ड वॉर 1.0 का जो उनका तहत था, जो विचार थे, शायद उसी की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसा बैकड्रॉप में आप ये जो विजिट हुआ है इसको देखिएगा, क्या इंपैक्ट होगा। इसी तरह रीजनल इंपैक्ट, आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया चाइना और पाकिस्तान का क्या क्या हो रहा है। पाकिस्तान, अब वो जो सऊदी अरेबिया, इट हैज टर्न्ड आउट अ ग्रेट फ्लॉप, it is not going to work out। था ना वो strategic partnership, defense, mutual defense agreement, it is not going to work out। इजराइल में लोग सवाल पूछ रहे हैं, इजराइल से ज्यादा पाकिस्तान के अंदर लोग पूछ रहे हैं कि भाई तुम तो राइट फ्रॉम बिगिनिंग यू हैव एग्जिस्टेड, यू हैव टेकन बर्थ by taking the name against Israel, how come you are aligning yourself with Israel because Donald Trump has put pressure? Munir is cornered from all sides, बाजवा को जाके अटैक किया, बोल रहे बाथरूम में गिर गया। आप देखो ना इमरान खान का क्या हालत है, कोई कोई जगह तो कह रहे कि वो मर चुका है ऑलरेडी। बलूचिस्तान का हालत सबको मालूम है, तहरीक तालिबान का मालूम है, दुरान लाइन में क्या हो रहा है सबको पता है, इकोनॉमी का सिचुएशन क्या है। वो जगह जगह जाके भीख मांग रहे हैं। अभी यूएई से आए हैं कि $2 बिलियन का टर्न, क्या बोलते हो, टर्नओवर करिए। इस साल उनको देना है इंटरेस्ट 6.7 या 6.8% रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको पेमेंट करना है, $6 बिलियन। आप हिसाब लगाइए कितना है, एक देश का इतना है। चाइना का 30% एक्सटर्नल डेट है, और चाइना का जितने भी डेट है सारे के सारे 4.5 to 6.8 के बीच में है, कमर्शियल रेट्स है। IMF का कम होता है, अप टू 1.5% होता है, वर्ल्ड बैंक का भी कम होता है, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ लोन्स एंड लाइन ऑफ क्रेडिट वगैरह वगैरह। तो इतने डूबे हुए हैं।
परिस्थिति देखिए, बांग्लादेश में ठीक है इलेक्शन हुआ है, वी अंडरस्टैंड, ही इज कम न्यू मैन, इट्स अ न्यू सब्जेक्ट ऑल टुगेदर, विल डिस्कस इट सेपरेटली। आई हैव अ डिफरेंट अप्रोच एंड रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आई नो अपना जयशंकर साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ओवरड्राइव स्टेप्स लिए हैं, ट्राई टू शो दैट वी आर एज मच इंटरेस्टेड टू मेंटेन हेल्दी एंड गुड एंड कंस्ट्रक्टिव एंड प्रोडक्टिव रिलेशनशिप विद बांग्लादेश एज बांग्लादेश इज वांटिंग टू हैव, बिकॉज बांग्लादेश, हिंदुस्तान, ज्योग्राफी एक ऐसा चीज है, लोग कहते हैं बहुत बहुत माध्यम में, प्लेटफॉर्म में, कि कोल्ड वॉर के टाइम में ज्योग्राफी का रेलिवेंस और इंपॉर्टेंस हुआ करता था। अभी ज्योग्राफी नहीं है, टेक्नोलॉजी आ गया है, प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल्स आ गए हैं, वो और फिर चेंज हो चुका है। मैं तो कह रहा हूं ये सारी चीजें बात की बात है, आपका सर्वाइवल, बांग्लादेश कैन नॉट सर्वाइव विदाउट यू, विदाउट इंडिया। वो पॉइंट को कैसे हम कैपिटलाइज कर सकते हैं, देयरफॉर वी नीड टू आइडेंटिफाई लेवरेजेस, और लेवरेजेस अलग अलग किस्म के होते हैं, सही टाइम पे लेवरेज को इस्तेमाल करना निहायत आवश्यक है। और एक पॉइंट यहीं पे कर देता हूं क्योंकि 30 मिनट हो चुका है, रफाल, हेलीकॉप्टर, ये दो चीजें हमने बात की है, असेंबली लाइन, ये आत्मनिर्भर भारत को इम्पेटस, मतलब सपोर्ट करने वाला जो है, ये कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा इसका जो अलग अलग मिसाइल है, स्कैल्प क्रूज मिसाइल हिंदुस्तान में प्रोड्यूस होगा, ये हैमर वाला जो मिसाइल है यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, ठीक है। इसको मतलब को डिजाइनिंग, को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन, जैसे रशिया के साथ किया गया है, ये मुद्दों के साथ मैं तो सिर्फ सुझाव दे सकता हूं, करना है क्या नहीं है ये हमारे देश के जो आगे बैठे हैं वहां पे थिंक टैंक में, और मैंडेरिन जो बैठे हैं वो विचार करेंगे। उनके हर एक चीज, माइका जो एयर टू एयर मिसाइल है, एक्सोसेट मिसाइल जो एंटी शिप मिसाइल है, ये हम खरीद रहे हैं कहां से, फ्रांस से, ठीक है। नहीं, एंटी शिप मिसाइल किसमें, स्कॉर्पियन सबमरीन में जो लगाते हैं। मेट्योर जो है, अभी सिंदूर में ये मेट्योर का हमने इस्तेमाल किया है पाकिस्तान के खिलाफ। ये सारे मिसाइल सिस्टम का मैं कह रहा हूं, को डिजाइनिंग तो चलो ये अपग्रेडेशन होते रहता है, को डेवलपमेंट, को प्रोडक्शन, ये सारी चीजें होना निहायत आवश्यक है, ताकि कंप्लीट इकोसिस्टम यहाँ पे हमारा हो सकता है। इसके अलावा हमारा एक्सरसाइज चल रहे हैं, नेवी का जो है उसको बोलते हैं, नेवी का एक्सरसाइज, नेवी का, हाँ, वरुण, आर्मी के साथ जो एक्सरसाइज, जॉइंट एक्सरसाइज चलता है फ्रांस के साथ, शक्ति, ये एनुअल बाई एनुअल एक्सरसाइजेस है। और एयरफोर्स का है गरुड़ ऑपरेशंस। और फ्रांस हिंदुस्तान को चुना है किस लिए, जितने नए टेक्नोलॉजी वो इनोवेट कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, वो हिंदुस्तान में एज अ टेस्ट बेड टेक्नोलॉजी ट्रायल सेंटर। इससे किसको फायदा होगा, हिंदुस्तान को ही फायदा होगा। प्लस, और ये एक एक चीज हमें इतना गहराई में ओपन सोर्स में नहीं आ रहा है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वो काफी उसको डाटा मिला है। हाँ, मैं यहीं पे भी कह देना चाहता हूं, पूरा विश्व में हिंदुस्तान के पास जो डाटा है, जो अभी एआई समिट चल रहा है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई समिट कैन नॉट बिकम सक्सेसफुल विदाउट डाटा। सबसे ज्यादा डाटा किसके पास है, हिंदुस्तान के पास है, ठीक है ना। आप ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, जीसीसी बोलते हैं, 18 से ज्यादा है आपके पास, ठीक है नहीं, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। आपका उसको क्या बोलते हैं, ग्राफिक जीपीयूज, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, ग्राफिक 30,000 के करीब करीब है। ये सारे प्री रिक्विजिट है। हमारा सरकार ने काफी सोच समझ के एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बना, डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपका स्टार्टअप देखिए, 200,000, third largest in the world. Or the speed at which startups are starting, it is changing the entire environment of the country, the thought process of the people. पहले स्टेम का बात सुन के सब भागते थे, सब आईएएस ऑफिसर, सारे डॉक्टर, सारे इंजीनियर्स बनना चाहते थे, लॉयर बनना चाहते। कम से कम ये तो एक माहौल पैदा करेगा। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स पढ़ना है। चाइना का ग्रोथ स्टोरी, डीप सीक का अगर आप रिसर्च करेंगे, वो आपको एक केंद्र बिंदु पे लाके पहुंचाता है। इनका पीएचडी स्टेम अमेरिका और चाइना का अगर कंपेयर करेंगे, जब 9,000 था चाइना का, 2000 की बात है, 2038 के करीब, उस समय यूएसए का 18,000 ईयर ऑन ईयर 18,000 के करीब करीब पास आउट होते थे पीएचडी स्टेम के साथ। 2007 को चाइना ने एक यंग टैलेंट स्कीम में खोला, जिसकी वजह से 2010 को, मतलब 2000 को जो था 9,038, ये बढ़ के हो गया, मतलब अमेरिका को ओवरटेक कर लिया। और 2019 को वो 3 गुना ज्यादा होने लगा अमेरिका से।
और हिंदुस्तान का पहली बार इंटरनेशनल मैगजीन में अगर जाएंगे आप, रिसर्च करेंगे, पहली बार हिंदुस्तान का वो फिगर आया है कि 700 स्टेम्स आउट ऑफ 700, 70% have migrated to foreign countries and settled down. तो रह कौन गया फिर? कौन करेगा सेमीकंडक्टर, कौन करेगा ब्लॉकचेन, कौन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ये सारे कौन करेगा वो? इसलिए हमारा जो कल्चरल, चाइना में एजुकेशन सिस्टम को अगर आप स्टडी करेंगे, राइट फ्रॉम इट्स द पीआरसी केम इनटू एग्जिस्टेंस, फॉर फर्स्ट 10 to 15 years उन्होंने जो प्राइमरी एजुकेशन का स्टार्ट किया था, उसके बाद डेंग जियाओपिंग के बाद उन्होंने जो लोअर केजी और अपर केजी का सिलेबस देखिए, जो चीज हम बोर्ड एग्जाम में पढ़ते हैं, आप उनका जो कोडिंग की बात करते हैं ना, कोडिंग उनका जो शुरुआत है इनका अपर केजी से स्टार्ट हो जाती है। स्टेम के जो सब्जेक्ट्स है उनकी इंट्रोडक्शन तब हो जाता है। तो बाय द टाइम दे आर पासिंग आउट बाय क्लास 12 दे आर ऑलरेडी ऑन टू द मोड। और उनको कहा जाता है कि विदेश में जाता चोरी करो, विदेश का जो हथियार सब चोरी करके लाइए, ठीक है नहीं, लेकिन वापस आ जाओ। 47% ऑफ चाइनीज स्टूडेंट्स हु गो अब्रॉड टू स्टडी द रश बैक। मैं खुद अपने आंखों से दिखाऊं, मैं जब वो ग्रेजुएशन सेरेमनी होता है, वो सर्टिफिकेट वगैरह आपको स्क्रॉल मिलता है ना, वो उसके लिए इंतजार नहीं करता है। वो गाउन पहना, जाके प्रेजेंट हो गया, फोटो खींच लिया, और उसके बाद वो सेरेमनी को स्किप करके वो सीधा जाते हैं एयरपोर्ट, नियरेस्ट एंड अर्लीस्ट फ्लाइट पकड़ के चाइना में वापस आते हैं। इस किस्म की एक नेशनलिस्ट भावना होना निहायत आवश्यक है। देश को तब जाके हम आगे ले सकते हैं। और साथ ही यहीं पे एक पॉइंट में सफरान वाला आपको मैंने कवर कर दिया। फर्स्ट टाइम के लिए सफरान इंजन का यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है हिंदुस्तान में। डीपनिंग ऑफ डिफेंस कोऑपरेशन में कवर कर चुका हूं। देन एरोस्पेस न्यूक्लियर कोऑपरेशन, दिस इज अनदर। फ्रांस इज वन कंट्री जिसकी अगर आप गहराई में देखेंगे, इसका इट इज डिपेंडेंट, एक समय में 70% से ज्यादा न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट होता था। अभी काफी सारे न्यूक्लियर रिएक्टर की फॉल्टी ये की वजह से कुछ ऊपर नीचे हो गया है, थोड़ा कम हो गया होगा, बट दीज आर ऑल टेम्पररी इम्पासेस, आई वुड से। दे आर गोइंग बाय लिव्स एंड बाउंड्स। उनका देखा देखी बाकी भी यूरोपियन कंट्री न्यूक्लियर एनर्जी, इवन अमेरिका इज गोइंग इन फॉर स्मॉल रिएक्टर्स, मॉड्यूलर रिएक्टर्स, जो रिमोट एरियाज में एनर्जी सप्लाई नहीं हो पाता है। मॉड्यूलर नियर, यस्टरडे आई वाज इन अ पैनल डिस्कशन, वो उधर मैं बता रहा था जो एंकर को कि एक न्यूक्लियर मॉड्यूलर रिएक्टर जो है 5 मेगावाट तक पावर जनरेट कर सकता है। आप जनरेटर सेट उसकी बराबर अगर लोगे तो आप उसको पेट्रोल या डीजल या फॉसिल फ्यूल देना पड़ता है, लॉजिस्टिक चेन एस्टेब्लिश करना पड़ता है। तो जिस रोड पे जा रहा हो वो लैंडस्लाइड हो गया, कोई बाढ़ आ गया, कोई तूफान आ गया, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी को इट इज फ्री फॉर ऑल दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम। और ये 5000 घरों को ये आलोकित कर सकता है, लाइटन कर सकता है, लाइट दे सकता है। रिमोट एरियाज के लिए बहुत अच्छा है। पहली बार वो हवाई जहाज में ट्रांसपोर्टेशन ट्रायल सक्सेसफुली कर किए हैं, उता में जाके लैंड हुआ है अमेरिका में। तो ये एक नया फिनोमेना है, ये इसको भी हिंदुस्तान को अपनाना चाहिए। न्यूक्लियर एनर्जी का जो डिपेंडेंसी हमारा फ्रांस के ऊपर बहुत है, उनकी मदद लेना निहायत आवश्यक है, पर्टिकुलरली मॉड्यूलर रिएक्टर जो न्यूक्लियर एनर्जी है। एरोस्पेस का मैंने बता दिया, इनोवेशन के बारे में बता दिया, हेप्टर, मिसाइल, एआई कोऑपरेशन एंड स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट। एआई कोऑपरेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा चीज है, उसमें एक नेगेटिव पहलू है, एक पॉजिटिव पहलू है। लोग कहते हैं एम्प्लॉयमेंट चले जाएंगे। आप एआई को यही सवाल अगर पूछोगे, जवाब देगा कि जितना एम्प्लॉयमेंट चले जाएंगे उससे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मैं क्रिएट करके दूंगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको ये जवाब देगा, देख लेना। सो नए नए फील्ड, नए नए डायमेंशन, नए नए आपको मौका जो है नौकरी मिलेगा। उसके लिए हमारा स्किल, एजुकेशन, ये सारी चीजें इंप्रूव करना निहायत आवश्यक है, क्योंकि हिंदुस्तान के पास सबसे लार्जेस्ट यूथ बल्ज है। 65% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ 1.45 इज एक्चुअली विद इन द एज ऑफ 15 to 65 ईयर्स। इट्स अ ह्यूज पॉपुलेशन। सबको एम्प्लॉयमेंट दिया नहीं जा सकता। आपको एनेबल किया जा सकता है। एजुकेशन सिस्टम को मैं जगह जगह बार बार बोलता हूं, उसको ब्रिंग एजुकेशन टू द सेंटर, डोंट कीप इट एज अ कंकरेंट लिस्ट विदाउट मीनिंग एनी ऑफेंस टू एनी रिलीजन। मदरसा इज मदरसा, आपको रिलीजन जो है ट्रेनिंग मदरसाज में दिया जाता है। टाइम इज नॉट फॉर रिलीजन, रिलीजन इज नॉट टू डिवाइड द सोसाइटी, टू यूनाइट द सोसाइटी, टू यूनाइट द पीपल। एंड देयर इज नो ग्रेटर यूनिटी than actually bringing technology, science, the modern subjects.
which will enable people for employment. That is my take, and that is what I have been telling people all over in all the platforms. And we need to actually centralize the education. One nation, one education. Don't mix up between religion and education. If you are looking for a $30 trillion US economy by 2047 or earlier than that, आपका पर कैपिटा इनकम आज के दिन में $3,000 के आसपास है, उसको 14,000 तक पहुंचाना चाहते हैं, 14,000 तो 20,000, तब फिर this is the need of the hour. We need to have uniform civil code. We need to have centralized education system. We need to have duty, what we can do for the country, not what country can do for us. It's a big golden milestone. We all must celebrate quietly. बैंड बाजा की कोई जरूरत नहीं है. Put your head down, cherish obscurity. Deng Xiaoping ने जैसे बताया था, keep working quietly for socio-economic development, socio-economic and technological powers of the country. Build a comprehensive national power. Only then we can aspire to become a global power by 2047. Absolutely, sir. Thank you so much. Namaskar, Jai Hind, Jai Bharat.